नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात हो रही है लॉकडाउन 3.0 यानी कि लॉकडाउन का तीसरा फेज। कितनी राहत या कितनी आफत? क्यों? क्योंकि आज से इजाज़त मिल गई है बहुत सारे कामकाज शुरू करने की, बहुत सारी दुकानों को खोलने की। 3 जोन में इस वक्त देश बटा हुआ है और उस जोन के हिसाब से इजाज़त दे दी गई है कि आप ग्रीन में हैं, ऑरेंज में है, रेड जोन के अंदर हैं या कंटेनमेंट एरिया के अंदर आप आते हैं। उस लिहाज से आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की शुरुआत होने जा रही है या हो गई है। और इसका आज पहला दिन था जहां पर हमने देखा कि देश में कई जगहों पर मार्केट्स खुले, दुकानें खुली, लोग दफ्तर की तरफ निकले, सड़कों पर भी आवाजाही थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी कि ट्रेनें चल रही हैं इस वक्त देश के अंदर, जो विस्थापित मजदूर हैं जो एक जगह फंस गए थे उन्हें दूसरी जगह या उनके घरों तक ले जाने के लिए चलाई जा रही है। वैसे इस पर काफी राजनीति भी हो चली है जिस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में आज हमने देखा कि जो शराब की दुकानें हैं वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें पड़ी, कई जगह तो आकर पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये जो अब लॉकडाउन में ढील दी गई है ये एक तरह की राहत भी है तो साथ में थोड़ी आफत भी लेकर आई है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, सीआईआई के आईसीटी मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन विनोद शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, सीएसजीएस के प्रोफेसर अभय दुबे और सामाजिक विश्लेषक उर्वशी मित्तल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आज हम उर्वशी जी के साथ करते हैं क्योंकि ये सामाजिक विश्लेषक है और ये पूरी जो ताना बाना है ये समाज की एक तस्वीर को ही पेश कर रहा है। तो उर्वशी जी, आज हम लॉकडाउन के तीसरे हिस्से में पहुंचे हैं। लॉकडाउन कितना ज़रूरी था पिछले दिनों वो हम सब ने देखा, नहीं तो शायद ये नंबर बहुत बड़ा होता। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी नंबर इतना छोटा नहीं है जिससे हमारा डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन एक तरफ अर्थव्यवस्था भी है जिसका ध्यान रखना होगा, लोगों को रोजगार, लोगों को उनकी आय मिलती रहे इसका भी ध्यान रखना होगा, लोगों का जो विस्थापन है उसकी भी समस्या का इलाज करना होगा और साथ में हमारी सप्लाई चेन दुरुस्त रहे, लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिले उसका भी ध्यान रखना होगा। ये देखते हुए अब देश में उसकी ढील दी गई है। आपका इस पर क्या विचार है? जिस तरीके से हम फेज वाइज तरीके से चल रहे हैं, क्या ये एक सबसे बेहतरीन तरीका हमारे जैसे देश के लिए है या कुछ और भी हम सोच सकते थे? देखिए विपिन जी, आपने जो पूछा हम पहले अपनी 2-3 चीजें कहेंगे। जरूर। आपने सुना होगा सब तो लीडर हैं यहाँ, आखिर फॉलोअर कौन है। एंड नेगेटिविटी स्प्रेड्स फास्टर। और एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ और प्रेजेंट सिनेरियो हमारे देश में क्रिएट हो गया जहाँ पे ये मजदूरों को अपने घरों में भेजा जाने लगा। इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हमने अपने देश को प्रदेशों में विभक्त कर दिया और कोई कंपैशन की फीलिंग ही नहीं रही। हर एक राज्य की सरकार को ऐसा लगा कि जैसे अगर वो 1 रुपया किसी उस मजदूर पे खर्च करती हैं जो शायद किसी दूसरे प्रदेश में रहता है तो ये उनका खर्चा बेकार हो गया। अब देखिए, अब ये तो पुरानी एनालिसिस है और हमें हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम है, आगे का सोचना चाहिए। तो अब जो कुछ भी फेस डेवलपमेंट हुआ, देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो जब तक फ्लैट एकदम कर्व हो जाता तब तक हम इंडोर्स रहते, लेकिन जिंदगी की जरूरतें तो इंडोर्स में रहकर भी पड़ेंगी और जैसे आपने कहा वो सब जरूरतें पूरी करनी चाहिए। तो अब जो कुछ भी हुआ स्लोली ग्रेजुअली इतनी दिनों तक गवर्नमेंट ने जो ट्रेनिंग दी, हमें लगता है कि वो ट्रेनिंग को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि लोग कितना फॉलो कर रहे हैं तो शायद ये उससे ठीक रहेगा। और सेकेंडली अब जो मजदूर घर पहुंच गए, देखिए अभी भी सरकार ने क्या कहा, उन्होंने फेज्ड ओपनिंग की इजाजत दी है कि जो फैक्ट्रियां वो अपने 100% यूटिलाइजेशन पे नहीं चलेंगी। तो जितने मजदूर रह गए हैं वो तो ठीक है यहाँ पे काम करेंगे, पर उनके अंदर उनको एक हिम्मत बिठानी पड़ेगी। और जो मजदूर घर पहुंच गए हैं उनको पहले तो क्वारंटाइन में रखा जाएगा, तो एज इट इज वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पे फैक्ट्रियां खुलेंगी तो वो वहां पर बैठे हैं। हमने देखा कई मजदूरों के दिलों में डर बैठा हुआ था कि वो कभी भी आने नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, कल का हमारे लिए उतना महत्व नहीं होता। तो इन मजदूरों से एक डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहिए। अभी तक जो हमारे कैंपेनिंग की डायरेक्शन थी वो अब चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने जब लॉकडाउन 3 की तरफ बढ़े हैं जिसमें कि हमने थोड़ा थोड़ा खोला है, दिस इज फेज्ड, तो उसके लिए हमें अपनी कैंपेनिंग थोड़ी हटके करनी पड़ेगी। अभी तक हम यही कहते थे कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करिए, सिर्फ घर पे बैठिए, बोर मत होइए, पर अब उसके साथ हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और उन मजदूरों को देखिए, जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना होगा, पर इस समय जब हमें अपने मजदूर भाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमें वो लोग चाहिए जो उनके साथ उनके मनों में ये विश्वास बढ़ाएं और उनको शहर की तरफ वापस लाने की प्रक्रिया फिर चालू हो और
और जो लोग यहाँ पर रह गए हैं मजदूर भाई, क्योंकि देखिए दिक्कत उन्हें यहाँ पर थी जब उन्होंने 18 घंटे की जर्नी जब वो तय करके अपने घर में पहुंचे, तो कितनों को तो एक टाइम का भोजन मिला होगा, नहीं मिला होगा, किन कंडीशन से वो गुजरे होंगे। आपने सुना होगा आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो इधर भी है, प्रॉब्लम उधर भी है, पर एक ब्रॉडर पिक्चर में क्या चीज सही है उसको लेना चाहिए। तो हमें ये लगता है इस समय हमें पूरा अपना जो अटेंशन है वो मजदूर भाइयों पे केंद्रित करनी चाहिए और उनके अंदर वही ताकत और हिम्मत भरनी चाहिए। जो हमने ठीक है उर्वशी जी, बिल्कुल। तो चलिए, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं और आपने अगर मजदूर वाली बात पर ही इतना इस समय फोकस किया है तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं, डिबेट को इसी पे आगे बढ़ाते हैं। आलोक मेहता जी के पास में जाता हूं। आलोक जी, काफी सारी बातें हो रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। एक तरफ ट्रेन के टिकट की बात हो रही है, एक तरफ ये बात हो रही है कि क्या इनका भेजा जाना जरूरी है। थोड़ी सी राजनीति भी इसमें चली गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं आती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक पार्टियां देश में है, हमारा ताना बाना ऐसा है, तो दोनों तरफ से बातें आएंगी। ठीक है, वो भी सही। आपके नजरिए से समझना चाहते हैं कि क्या यह सही होता कि हम मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जल्दी नहीं करते, हम ये देखते कि कहां कितनी आवश्यकता है, कहां कितनी जरूरत है, और उस हिसाब से एक प्लान बनाते, केंद्र सरकार भी उसमें भागीदार होती और राज्य भी उसमें भागीदार होते। विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में इस पे राजनीति, जो शब्द आपने कहा कि थोड़ी बहुत नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा राजनीति हो रही है। और ऐसा नहीं है कि प्रवासी मजदूर जो बाहर से काम करने जाते हैं वो केवल भारत में होते हैं। कितने लोग खाड़ी के देशों में हमारे हैं, कितने लोग अमेरिका में हैं, वो उनको आप मजदूर न भी कहें, लेकिन वहाँ मजदूरों जैसी हालत भी रहती है। जो बड़े चाहे वो टाई लगा करके वो लोग रहते हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति कई जगह संकट में है। इसलिए राजनीति होना दुर्भाग्य में दुनिया के सारे, और टेलीविज़न भी लगातार, चूँकि इस समय हम घर में बैठे हैं सब लोग, तो इसलिए देखना पड़ रहा है। तो उस पर कहीं ऐसी गंदी राजनीति जो भारत में हो रही है निकृष्ट, वो कहीं नहीं हो रही। ख़ास करके ऐसा रेल के जाने के लिए, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 80 लाख 70 लाख लोग यदि एक ट्रेन में ले जाने की व्यवस्था हो तो कितने महीने लग जाएंगे। और हर साल देखिए, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जाना चाहिए। ठीक है, वो लोग परेशान हैं, हम आप सब परेशान हैं, लेकिन सबको ले जाने की व्यवस्था करने की बात नहीं कही गई। जहाँ लोग ज़्यादा बेचैन हैं, परिवार के साथ ज़्यादा चाहते हैं, यदि वो सब मुफ्त में कर दिया जाता है तो देखिए आप, यदि किसी को मौका मिलता है तो कहता है चलो हम भी तीर्थ यात्रा करके आ जाए, हम भी घर होके वापस आ जाएंगे, तब तो कितना ही अराजकता पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं मानता, ठीक है सरकार, केंद्र सरकार वहन करे, राज्य सरकार करे, इससे मैं बिल्कुल मजदूरों से इस समय संकट में पैसे लेने की बात पर जो भी भ्रम पैदा हुआ, उसके लिए जो संगठन, सरकार, रेलवे भी जिम्मेदार हो सकती है। और 85% तो केंद्र ने पहले ही दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मजदूर जाते थे, देखिए मैं यहाँ भी रिक्शा वाले, हमारे आसपास जो मजदूर काम करते हैं, एक पत्रकार होने के नाते या संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते बात करता रहा हूँ। देखिए जो लोग हैं वो हर एक आदमी नहीं जाने को तो है, लेकिन आपने बता दिया नहीं सबको जाने को है। अच्छा, सब जाना तो ये ठीक है, उनके घर से भी फ़ोन आ रहा है। उसके बाद में जो आपने साथ में बीच में कहा गया, ये संकट इतना ख़राब है, इसमें राजनीति नहीं करके लोगों को विश्वास भी ले जाना चाहिए कि जिसको बहुत ज़्यादा परिवार में कोई वहाँ बीमार है, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग, आवश्यक लोग जो जाना चाह रहे हैं, और उनके लिए उनकी राज्य सरकारें भी यहाँ की राज्य सरकार से तालमेल करके, हर राज्य में कोई कहीं केरल में यदि उत्तर बिहार का आदमी या बिहार का आदमी मुंबई में है, उसकी सहयोग उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे, जहाँ कांग्रेस की भी साथ में सरकार है, उन्होंने क्या कहा कि हम अपने यहाँ व्यवस्था करेंगे। अब लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, नहीं हम सबके टिकट दे देंगे, हम पैसा दे देंगे। अरे भाई पैसा कौन मांग रहा है? पैसा यदि देना था तो हर साल जो मजदूर बिहार के जाते हैं, मैं दिल्ली में 50 साल से रह रहा हूँ, 71 से, और देखिए वो मजदूर जो जब ट्रेन कितनी सरकारें रही है, सब उनकी सरकार रही, बीजेपी की रही, ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए लोग धक्के मारते हुए अमानवीय ढंग से जाते थे, तब कभी राहुल गांधी श्रीमान ने जाकर के वहाँ नहीं देखा। तेजस्वी यादव ने कभी उन यात्रियों की कोई मदद नहीं की। लालू यादव रेल मंत्री थे, तब क्या वीडियो निकाल करके डाल दीजिए, तब उन्होंने किसी मजदूर के लिए कोई सहानुभूति दिखाई थी? लोग कट के मर गए ट्रेनों से। उन मजदूरों के लिए सहानुभूति के बजाय उनको सहायता करें, उनको दवाई पहुंचाएं, उनको कोई व्यवस्था है खाने का इंतजाम करें। ये नहीं है कि अच्छा चलिए आप भीड़ है, आप 80 लाख को लाओ, तुम्हारी चुनौती है, सरकार गिरा लीजिए, आप सरकार आ जाएगी तो क्या राहुल गांधी चला सकते हैं या कोई सरकार तेजस्वी यादव चला सकते हैं? मोदी जी भी नहीं चला सकते। इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई कोई सरकार, प्रधानमंत्री होगा। ट्रंप क्या ला पाए इटली से लोगों को, अमेरिकन या ब्रिटिश? आपको याद होगा विपिन जी, अभी हाल में गोवा से ब्रिटिश लोग अपना एयरलाइंस लेके अब बुलाया उन्होंने, 2 महीने से क्राइसिस चल रहा था।
लेकिन उनको भी 2200 आदमी या 1000 आदमी को लाने के लिए उन्होंने 2 महीने इंतजार किया। हमारे यहाँ कह रहे नहीं, आप 80 लाख को ले जाओ। कितने लोग हैं जो भारत के 6 लाख आदमी तो आपको ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, कल आप उनको भी हवाई जहाज से लाने का तेजस्वी यादव या लालू गांधी पैसा दे दे, सबको बुला लीजिए जो परेशानी में है वहां से, मुफ्त में एयर यात्रा भी करा दीजिए। कोई अराजकता पैदा करना चाहते हैं भारत में। जी ठीक है सर, मैं अभय दुबे साहब के पास जाता हूं। अभय दुबे साहब, ये जो मजदूरों वाला पूरी समस्या है, ये शुरू से, क्योंकि जो तस्वीरें उभरती रही देश के अंदर, वो लोगों को थोड़ा भौचक भी करती रही, थोड़ा व्याकुल भी करती रही। सबने अपने अपने उसके इंटरप्रिटेशन निकाले, और अब जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लिस्ट बन रही है जिसमें 20 लाख और कहीं 19 लाख ऐसे नंबर आ रहे हैं। लेकिन अभय साहब, क्या इसका कोई रैशनल हमें नहीं ढूंढना चाहिए? क्योंकि सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, वो व्यक्ति एक अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े पहिए का हिस्सा भी है, और अब तो हम अर्थव्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं। विपिन जी, आपने अपनी उंगली बहुत सही जगह रखी है। विडंबना पूरी परिस्थिति की यह है कि जिस समय लॉकडाउन खुलने की शुरुआत हो रही है, यानी जब फैक्ट्रियां खुलेंगी, जो उत्पादन के केंद्र हैं उनके दरवाजे खोले जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, उस वक्त उस उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो निचले स्तर के मजदूर हैं उनको उनके घरों को भेजा जा रहा है। अगर उन्हें उनके घरों को भेजा जाना था तो पहले से ही भांप के, लॉकडाउन के 4-5 दिन पहले ही उनको भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसको किसी ने नहीं भांपा। लोगों की निगाह में केवल वेतनभोगी कर्मचारी रहे, लोगों की निगाह में केवल बड़े उत्पादन में लगे हुए लोग रहे, लोगों की निगाह में केवल औपचारिक क्षेत्र में जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो रहे। और जो छोटे अनौपचारिक क्षेत्र के ये करोड़ों करोड़ों जो मजदूर हैं, ये हमारे नीति निर्माताओं की निगाह में, मेरी भी निगाह में, मैं खुद अपनी भी बात कह रहा हूं, हम लोग भी टीवी पे यही बहस किया करते थे कि भाई अब ईएमआई में रियायत दी जानी चाहिए, जिनको लोन मिला है उनको रियायत दी जानी चाहिए। तो हम लोग भी इस तरह की बातें करते थे। ये सब जो मजदूर जनता है जो कि आनंद विहार में जमा हुई, जो कि दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर जमा हुई, जो बॉम्बे में जमा हुई, उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं थी। अगर पहले से ही भांप कर हम लोगों ने इनको भेज दिया होता घर, या इनके एक बड़े हिस्से को घर भेज दिया होता, तो आज जब लॉकडाउन खुल रहा है तो इनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू होती, तो हमें ना वापस लाने का इंतजाम करना पड़ता। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इस वक्त इनको वहां रहने की जरूरत है जहां पे ये काम करते थे, लेकिन अब हम इनको भेज रहे हैं वहां पे। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन करने के पीछे जितना नियोजन होना चाहिए था, जितनी दूरंदेशी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं थी। और मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं मान रहा हूं, मेरे जैसे लोग भी इसके अंदर दोषी हैं। हम लोगों ने भी इस विषय में कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है और उसके पास विशेषज्ञों का एक पूरा अमला होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमसे ज्यादा सुव्यवस्थित तरीके से सारी बातों को सोच पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचा जा सका। और आज स्थिति यह है कि यह पूरी तरीके से एक मानवीय त्रासदी में बदल गया है। जब वो जाना चाहते थे, जब उन्हें भेजना चाहिए था, तब उनको नहीं भेजा गया, वो तकलीफों में रहे। अब उन्हें रहना चाहिए, लेकिन वो अब जाना चाहते हैं और उन्हें भेजा जा रहा है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा। देखिए, अनौपचारिक क्षेत्र में जो फर्में हैं, जो करोड़ों फर्में हैं, वो करोड़ों फर्म अब खुलेंगी, आंशिक रूप से ही सही, तो वहां उन्हें मजदूरों की जरूरत होगी, और मजदूर होंगे नहीं, तब वो क्या करेंगी? जी ठीक है, इस पर एक राय विनोद शर्मा साहब की बनती। विनोद शर्मा जो हमारे यहाँ सीआईआई के प्रतिनिधि हैं आज, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग साइड पूरा लीडरशिप उसकी देखते हैं, फिर मैं हमारे राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। तो विनोद जी, ये मुझे बताइए कि आप जो बात अभी हम करते हुए आ रहे हैं बाकी के पैनल से, कि अब जबकि थोड़ा वक्त है कि जब चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं, आप लोगों की जरूरत होगी, उस समय अगर ये जो हमारी मजदूर वर्ग है, या जो एक जहां फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, वो अगर अपनी जगह छोड़ के जाएगा, तो क्या हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे? आप बताएं। विपिन जी, थैंक यू मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन 1.0 और 2.0 तक हमने देखा कि सेंटर, स्टेट और इंडस्ट्री का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा रहा, और हमने, जैसा किसी ने बताया, लाइफ बचाने में काफी अच्छा काम किया। लेकिन फिलहाल अब जो हम देख रहे हैं, ये लॉकडाउन 3.0 शुरू होने से के समय ऐसा लग रहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, इंडस्ट्रियलिस्ट अलग, और उनके जो वर्कर्स हैं, का मजदूर हैं, वो 4 अलग अलग भाटकों में बट गए हैं। और अब हम, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के विपरीत बातें कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जरूरत है हमको इस समय कि हम, ये जो क्राइसिस है, ये एक
सबका मिला हुआ क्राइसिस है। ये एक मेडिकल क्राइसिस भी है, ये एक हेल्थ क्राइसिस, साइंटिफिक क्राइसिस तो है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसको हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस ना बनाएं। मेरे ख्याल से 3-4 चीजों में हमने गलतियां की हैं और इनकी टाइमिंग्स गलत हैं, और मेरा ये मानना है कि अभी भी इनको हम सुधार सकते हैं। उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक तो पहला यही टाइमिंग जो हमने मजदूरों को वापस अपने घर जाने को बोला। हमारी फैक्ट्रीज में अब ऐसा हो रहा है कि जो चुपचाप 40 दिन से अपने बेचारे घर पे बैठे थे, हम उनको उनके वेतन भी दे रहे थे, उनसे रोज बातें भी हो रही थी, और उनको हम प्रोत्साहित कर रहे थे कि अब हम शुरू करने वाले हैं काम और आप लोग रुकिए। अब कल से ऐसा हो गया है कि वो सब भागना शुरू कर गए अपने घर पे, और अब जाएंगे तो हमें उम्मीद नहीं है कि अगले 1-2 महीने, मैं कहूंगा कुछ केसेस में वो दिवाली तक भी शायद वापस ना आए। दूसरी बात ये कि जो हमको एक उम्मीद थी सरकार से कि ये जो इकोनॉमिक पैकेज हमको दिया जाएगा, उसका अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो टाइमिंग गलत होता जा रहा है, वो लेट होता जा रहा है। तीसरा, अब अगले महीने की सैलरीज देने का टाइम आ गया है। कोई सर्कुलर सरकार की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं देता है कि क्या हम बाध्य हैं कि सबको 100% दें, या इसमें कुछ रियायत हो सकती है। कई राज्य सरकारों ने अपने आप रियायत किए, आपने अपने मंत्रियों के पैसे कम किए, ब्यूरोक्रेट्स के पैसे कम किए। तो आपकी उम्मीद है कि सारे एसएमईज अपने शायद इतने रिजर्व रखे हुए हैं कि वो हर महीने का पैसा पूरा दे पाएंगे, ये भी गलत होगा। और अनफॉर्चुनेटली एक कोई बहुत क्लियर सर्कुलर ना होने की वजह से जी एक आपस में हमारा जो संबंध है वर्कर्स के साथ, उसमें थोड़ी बहुत आंच आनी शुरू हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत डिसअपॉइंटिंग है और अननेसेसरी भी है। इसके होने की जरूरत नहीं थी अगर हम इसको ठीक से सोचे तो। ठीक। तो ये हो गई एक समस्या, और उस पर फिर राजनीति की भी बात। तो अब हम हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस्लाम साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार के एंड पे पहुंचते हैं। वो ये कि अब जबकि हम धीरे धीरे फेस वाइज तरीके से अपने कामों को ओपन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ओपन कर रहे हैं, और उसी वक्त हमारे जो मजदूर भाई हैं उनका भी आवागमन हो रहा है, अलग अलग जगह लिस्ट बन रही है और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके पीछे भी कुछ समस्याएं हो रही हैं, वो अलग बात है, उसकी अभी हम आगे चलते हुए चर्चा करेंगे। लेकिन क्या अब एक ऐसे वक्त में जब एक तरफ हम चाहते हैं कि पहिया शुरू हो, घूमें, और दूसरी तरफ ये कि हम लोगों को भेजना भी चाहते हैं, तो जरूर जैसे पहले भी बात आई कि ठीक है कुछ लोगों को शायद जाना जरूरी होगा, लेकिन ये सेग्रीगेशन की एक प्रक्रिया अगर इसमें होती तो वो बहुत अच्छी होती है। वो केंद्र और राज्य मिलके करते, कैसे करते वो शायद आपके स्तर पर तय होता, पार्टियों के स्तर पर तय होता, सरकारों के स्तर पर तय होता। देखिए भट्ट साहब, जहां तक मजदूरों का सवाल है, तो पहले दो आप सरकार की दुविधा भी समझिए। सरकार की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से बचाए, जिसमें सरकार कामयाब हुई। आंकड़े आपको बताते हैं, दुनिया के आंकड़े देखिए और यहाँ के आंकड़े देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हिंदुस्तान के 20% आबादी वाली दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में रहती है, उसके बावजूद जो नंबर है उससे यही समझ में आता है कि सरकार ने जो इकदाम लिए थे, जो कदम लिए थे, वो बिल्कुल सही लिए थे। उसके जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। अब रही बात जो मजदूरों की, तो मजदूरों को जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आपने अगर प्रेस रिलीज देखा होगा तो बहुत साफ लफ्जों में लिखा है कि ये सारे मजदूरों के लिए नहीं है। हर को हिदायत यही है कि जहां जहां है वो वहीं रहें, लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका डिस्ट्रेस सिचुएशन में, कुछ उनके घरेलू हालात ठीक नहीं, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कि वो जहां पर वो हैं और जहां से वो हैं, तो ये दोनों एक दूसरे स्टेट से आपस में बात करें और समझे कि क्या तकलीफ है, और उसको अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि इनकी जेन्युइन रीजन है जाने की और उनको जाना चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। तो इसमें सेंटर ने बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस स्टेट के लोग, स्टेट के लोग वहां पर, और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसाइड कर रहा है, और हमने सब सुविधा मुहैया कराने का काम किया है। जो रिक्वेस्ट आ रही है सेंटर की तरफ, सेंटर को स्टेट की तरफ से, उसको कर रहे हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि देखिए पूरे मजदूर तो गए नहीं। आपको यही बता दो, जो 60-70% मजदूर अभी भी हैं, और बहुत सारे, जब 20 तारीख को जब राहत दी गई थी तब काफी लोगों में, काफी मजदूर काम में वापस आ गए, जो जहां रह रहे थे वहीं अपने काम शुरू कर दिए। जो लोग अब फिर से जो राहत मिली है
जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली, फिर से लोग अब और भी काम में जुट जाएंगे। जब अकेले रहते, काम में नहीं रहते, तब उनको तकलीफ थी, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा तो वो लोग भी आने, धीरे धीरे जब सामान्य होते रहेगी स्थिति तो वो भी वापस आने लगेंगे। और यहाँ पर भी जो लोग हैं आज जो घर के चारदीवारी के अंदर रह रहे थे, वो बाहर निकल के काम करना शुरू करेंगे, तो हालात अपने आप ही दूसरे होंगे। और उनकी जो लोग आज अब चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, या जो अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, या फिर जो मजदूर भी अपनी बातें कह रहे हैं, वो सब अपनी बातें भूल जाएंगे और काम में लग जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तब। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि देखिए 20 तारीख के राहत के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, वो 35-40% बढ़ी। जो कल से राहत मिली है, आज से राहत जो मिली है, 4 तारीख से राहत मिली है, उससे और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और जो अभी CIA के जो स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहे थे इकोनॉमिक पैकेज के बारे में, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि शायद उनके भी लोगों ने अपनी अपनी सलाह दिए हैं, सुझाव दिए हैं, और सरकार सबका, चूंकि डायनेमिक सिचुएशन है, पूरे तौर से लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, तो सरकार उसका मुआयना कर रही है, एग्जामिन कर रही है। और ठीक है जफर साहब, इस पे पैकेज पे हम और बातचीत करते हैं, लेकिन चूंकि अभी प्रवासी मजदूरों वाली बात हो रही है, तो उसी बात को लेकर मैं राजपूत साहब से सिर्फ एक भट्ट साहब एक लाइन जोड़ना चाहते हैं प्रवासी मजदूरों के बारे में। कुछ गलती राजनीति लोग करने लगे, खास के कांग्रेस पार्टी, ये जानते हुए भी कि 85% जो कॉस्ट आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, ट्रेनें वापस आएगी, सारे कॉस्ट को ध्यान रखते हुए 85% उसका भुगतान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, 15% स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अगर किसी स्टेट ने जैसे बताया कि जो रिपोर्ट आ रही है कि नासिक में और कोटा में टिकट बेची गई है, तो ये तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा। दोनों जगह सोनिया गांधी जी की सरकार है, सोनिया गांधी जी को उनसे पूछना चाहिए कि आपकी सरकार होते हुए भी आप क्यों लोगों से पैसा वसूल, अवैध तरीके से पैसा कैसे वसूल रहे थे। जबकि राजपूत साहब यहाँ पर हैं ही, उनसे हम सवाल लेते हैं। तो राजपूत साहब, जो जफर साहब ने जो बात की वो तो ठीक है, आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है कि एक ऐसे वक्त में जहां पर अभी हम एक बड़ी समस्या के साथ जूझ रहे हैं, और ये प्रवासी मजदूरों वाला जो मामला है तो शुरू से ही बहुत बड़ा है, ऐसे में टिकट को लेकर उस तरीके की राजनीति, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पीछे कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सोच होती है, हम उस पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि कोई बड़ा लीडर, अब जैसे सोनिया जी ने बात की, बड़ा लीडर आके उस बात को जिस तरीके से कह देता है, उस पर सवाल उठा देता है, तो फिर लोग उसको उसी तरीके से सोचते हैं और उनके बीच में असंतोष बढ़ता है। 2-3 बातें मैं सभी पैनलिस्ट, विद्वान पैनलिस्टों की बात सुन रहा था जी। मैं जफर इस्लाम की भी बात का जवाब दूंगा। जफर इस्लाम ने कोई खराब बातें नहीं कही, आखिरी लाइन को छोड़ दूं। अभय दुबे साहब ने, उर्वशी मित्तल जी ने, विनोद शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, और आपने भी अच्छी कही। लेकिन मैं आज स्तब्ध हूं कि जिनको देख करके और जिनको पढ़ करके मैं बड़ा हुआ हूं, आलोक मेहता जी को, वो पता नहीं किस ढंग में और किस रंग में बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे, उनका अपने उस पर नियंत्रण भी था या नहीं था, मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रवासी मजदूरों के लिए इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि वो बातें कर क्या रहे थे कि वो लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे भाई, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को विश्वास में नहीं लिया और विश्वास का एक बड़ा संकट हुआ, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर आपकी ट्रेन का इंतजार किए बगैर, आपकी बस का इंतजार किए बगैर पागलों की तरीके से पैदल चल दिए। और वो औरतें पैदल चल दी 6-6 महीने के बच्चों को लेकर के सूरत से, और एक हाथ में अपनी बैग लेकर के सूरत से इलाहाबाद चल दी। आपको क्या वो तस्वीरें नहीं आलोक मेहता जी दिखाई दी, जो आप इस तरीके से विदेशों के लोगों को आप हिंदुस्तान से कंपेयर कर रहे हैं? 37% का जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है, उसको आपने नजर में रखे बगैर आपने लॉकडाउन कर दिया। और सही कहा अभय दुबे जी ने कि जिस वक्त आपको भेजना, जिस वक्त आपको रोकना चाहिए था, उस वक्त सरकार भेज रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं भेज रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ इतना कहा कि अगर आपका पैसा आपसे रेलवे ले रही है, राजनीति कर दी जफर इस्लाम साहब। और कहां हमने राजनीति कर दी आलोक मेहता साहब। और अगर यह राजनीति करना राजनीति है तो हमें गर्व है ऐसी राजनीति पर। दूसरी बात आपको बता दूं कि रेलवे का सर्कुलर अगर एक बार आलोक मेहता साहब पढ़ लेते तो वो राहुल गांधी को इस तरीके से कोसने से बच जाती। रेलवे के सर्कुलर को और सरकार को अगर आप कोसने लगे आलोक मेहता साहब, तो निश्चित तौर पर पुराने आलोक मेहता हमें मिल जाएंगे, जो हमेशा सरकार पर प्रश्न से किराया ना वसूला जाए। जी आलोक जी, क्या ये कहकर गलती की है? और ये सरकार का फैसला है,
ये मेरा फैसला नहीं है आलोक मेहता जी, और ये फैसला सरकार का। सवाल पूछे एक बार, वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं वो सुन लीजिए। इस तरीके की भाषा की उम्मीद आपसे नहीं। राजपूत जी आ जाइए जफर इस्लाम के ऊपर, मुश्किल 30 सेकंड और दीजिए। चलिए 30 सेकंड और दीजिए। आप भूल रहे थे कि मेरा कोई आग्रह सरकार को बचाना नहीं है, सरकार ने नहीं किया, वो हम बहुत डिस्कस हो चुका है 2 महीने, बस उसे ले जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद तो दिल्ली से लगा, यदि उसने कुछ बसें पहुंचा दी, अब उसके बाद लोगों को लगा देखिए आपने और लोगों को क्यों छोड़ दिया, ये ठीक है। आप शुरू में जो हुआ उसकी आलोचना हमने भी, आप यदि CNBC का प्रोग्राम पुराना देखेंगे तो तब भी हम कहते थे कि लोग कितने परेशान हुए, लेकिन रातों देखिए भूकंप यदि आता तो पहले से नहीं बताता, जिस तरह से आया है रातों रात यदि यहाँ पर नहीं किया जाता, सत्ता में होता, यदि उस जगह मनमोहन सिंह जी होते तब तो फैसला लेने में और थी। यदि कांग्रेस की बात है, मैं उनको जानता हूँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला बुला करके उन्होंने मजदूरों का शोषण जब कराया तब आपने नहीं बोला। नहीं, आपके खिलाफ मेरी किताबें देख लीजिए 93 से, राव के बाद कौन मैंने लिखा था, आपने नहीं लिखी। चाटुकारिता कर रहे मैंने कितना मनमोहन सिंह के फोटो छापे, छापा है मैंने, आपने तब पढ़ा नहीं है। आलोक मेहता जी नहीं 20 आपको मेरे बारे में बताइए। मनमोहन सिंह देखिए सुरेंद्र जी पर्सनल मत होइए और कुछ शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप ऊंची आवाज में भी रखिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। मनमोहन सिंह का नाम लेंगे, अगर मनमोहन सिंह का नाम लेंगे तो मनमोहन सिंह का नाम भी सुनेंगे। सच्चाई ये है कि आज की डेट में सरकार की चाटुकारिता करना शायद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मनमोहन सिंह जब तब भी मैं यही कहता था, और वो बहस में आकर के जफर इस्लाम बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में बोल रहे हैं, और अरे आप मध्य प्रदेश के हैं, नेताजी ने ले लिया। मध्य प्रदेश के अखबार में उठा के देखिए, सीरीज में छापा है मनमोहन सिंह का। राजपूत अब छोड़िए, आपको बाद में कभी बताऊंगा कि क्या क्या मैंने लिखा है। अरे आपको सब पता है तो मुझे बताया। अच्छा ठीक है राजपूत साहब ठीक है देखिए ये बहस में कुछ हासिल नहीं होगा, हमारा समय जाएगा। मेहता जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, राजपूत साहब आपसे भी, शर्म की बात है आपके लिए। मेहता जी आपसे भी कह रहा, राजपूत साहब बस, राजपूत जी हो गया मैंने, लेकिन जो मैंने सभा की हमने ये नहीं कहा, हमने वो नहीं कहा, अच्छी बात है, हम आपकी बात को एज इट इज ले रहे हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि आपकी जहां राज्य सरकारें हैं वहां एक समन्वय की बात होती कि आइए हमसे बात कीजिए, एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बना के जिसको जाना जरूरी है उसको पहुंचाते हैं, जिसको रोकना जरूरी है उसको पहुंचाते हैं। मैंने कहा ना, जब बड़े लीडर्स बोलते हैं उनकी लाइनों को नीचे तक जाते जाते लोग बहुत अलग तरीके से ले लेते हैं, और ये डिस्ट्रेस का वक्त है सर। राज्य सरकारें और कांग्रेस की राज्य सरकारें सारा यही काम कर रही हैं, पूरी तरीके से यही। भाजपा की राज्य सरकारें भी यही काम कर रही हैं, कांग्रेस की राज्य सरकारें भी यही काम कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट बना रहे हैं, और हमने भी ये नहीं कहा कि हम मजदूरों को पैसे देंगे, हमने ये कहा चीफ सेक्रेटरी को पैसे देंगे। आलोक मेहता कम से कम अपनी जानकारी दुरुस्त करें। चलिए अब अभी आलोक जी को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र जी हो गई आलोक जी से बात, सुरेंद्र जी हो गई आलोक जी से बात। जी जफर इस्लाम आप कुछ कहना चाह रहे थे। अरे आलोक मेहता जी से मुझे दुख है, क्योंकि हमने पढ़ा है इनको, हम बड़ा मानते हैं, इसलिए हमारी वेदना है इनके प्रति, ठीक है सम्मान करते हैं। ठीक है जफर साहब, तरीके की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, तो मुझे अबे दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं जी, अबे साहब आना चाहते हैं, लेकिन बस सुरेंद्र जी बस, जफर साहब आप फिर अबे दुबे आपके पास आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कंफ्यूजन जो आज पूरे देश में था, उस कंफ्यूजन को कम से कम आपके इस प्रोग्राम के द्वारा और कई प्रोग्राम में जो आज है सब जगह ये जानकारी दी गई है। जो जानकारी कमी होगी, शायद सोनिया जी को जानकारी नहीं होगी, मैंने कहा शायद वो खंडन करेंगे भी, कि इसके जितने भी कॉस्ट आ रही थी उसका 85% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे ने भुगतान किया, 15% स्टेट गवर्नमेंट को। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं सबको, सुरेंद्र भाई 1 मिनट सुन लीजिए, पूरी बात फिर आप सुनूंगा मैं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ब्लॉक में टिकट लिया है, कोई खिड़की और कोई विंडो खोल के टिकट नहीं बेचा गया, कोई ऑनलाइन टिकट नहीं बेचा गया। ये जब सब स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है, उनके रिक्वेस्ट पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने टिकट इशू किया बल्क में, और उसका 15% कॉस्ट का 15% ही लिया है, बाकी 85% जो है एब्जॉर्ब किया है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए एक बात, इस चीज का सवाल का मैं जवाब मांगूंगा राजपूत जी से, कि देखिए कई जगह लोगों ने उठाया कि नासिक, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं नासिक है या कोटा के बारे में, भाई दोनों जगह तो आप ही की सरकार है। अगर ऐसी बात है तो वहां के डीएम से पूछिए कि आखिर क्यों पैसा लिया गया,
क्यों लिया आपने पैसा? आपको नहीं लेना चाहिए था जब सरकारें ये कर रही हैं। और अगर किसी कंफ्यूजन की तरह से लिया था जो आपके सीनियर लीडरशिप तक नहीं पहुंची बात, तो उसका भी खंडन करके बता दीजिए, कोई हर्ज नहीं। हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो गया हो। हाँ, मैं बताना चाहता हूं आपसे, बहुत अच्छी बात आपने की। आज लखनऊ में पैसा वसूला गया। एक बार योगी जी से पूछ लीजिए ना, नागपुर से ट्रेन आई थी, उस नागपुर की ट्रेन पे जो श्रमिक थे उनसे पैसा वसूला और रेलवे अधिकारियों ने वसूला। महाराष्ट्र के अंदर है ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपका चैनल भी कह रहा है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, वही तो मैं कह रहा हूं। जो भी शिकायतें आई है महाराष्ट्र में वसूला, बिल्कुल नहीं, ये लोग नागपुर में वसूला गया। बहुत अच्छी बात कही। वो पैसा लखनऊ में वसूला गया। लखनऊ में पैसा वसूला गया नागपुर के प्रवासी मजदूरों से। चलिए मुझे लगता है इस बहस में कि पैसा कहां वसूला गया, मैं अभय दुबे साहब के पास जाना चाहता हूं। मैं अभय दुबे साहब के पास जाना चाहता हूं। ठीक है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश के यहाँ पे मध्य प्रदेश, वहां ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है 100% पूरा हम बेयर करेंगे। फिर कैसी कंफ्यूजन है? अरे जहां कंफ्यूजन है वहां तो आप थोड़ा दूर कीजिए। चीफ मिनिस्टर आपका भाषण वीर तो आप लोग ही हैं। आप सिर्फ भाषण के अलावा करते क्या है? आप लोग घोषणा ही तो करते हैं, देते कुछ नहीं है। चलिए अब सब लोग अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं यहाँ पर। चलिए इस्लाम साहब, सुरेंद्र राजपूत साहब, इस्लाम साहब, राजपूत साहब, क्योंकि ये बहस एंडलेस है कि कहां पैसा लिया गया, किससे पैसा नहीं लिया गया, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक तथ्य ये भी आता है कि नहीं, पैसा टिकट इसलिए लगाया गया है ताकि बेवजह हर कोई ना जाना चाहे मुफ्त की ट्रेन में। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमें इन बातों में नहीं पड़ना है। हमें इसके रैशनल नहीं ढूंढने हैं सर, हमें समस्या का समाधान निकालना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रेन और प्रवासी मजदूरों के अलावा भी और बहुत सारी चीजें जो अब लॉकडाउन में ईज के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो समस्याएं शायद हमें आगे दिखाई देंगी। उन पर चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा में आज बहस हो रही कि लॉकडाउन फेज 3 में कितनी राहत और कितनी आफत, कैसे अब आगे बढ़ेंगे। हमारी चर्चा काफी अच्छी चल रही थी, इनफैक्ट थोड़ी गर्म भी हो चली थी, लेकिन अब क्योंकि उसमें प्रवासी मजदूरों के अलावा और भी बहुत सारी बातें जिन पर चर्चा जरूरी है, आधा समय हम निकाल चुके हैं, तो अब उन पर भी आएंगे। लेकिन अभय दुबे साहब एक टिप्पणी करना चाह रहे थे, तो अभय जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। विपिन भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ये सही समय है चर्चा को हम दूसरी पटरी पे ले जाएं। मेरा मानना है कि अभी तक तो हमारा नारा ये होता था कि भाई लॉकडाउन को कामयाब किया जाए। वो देश की जनता ने कामयाब कर दिया है लॉकडाउन को, असाधारण रूप से कामयाबी है। सारी दुनिया में इतना बड़ा लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ, ना इतनी सख्ती के साथ हुआ। छोटे मोटे अपवादों को छोड़कर लॉकडाउन बहुत सफल रहा। लेकिन अब सारी की सारी गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को बहुत जल्दी ही एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए जिसके तहत लॉकडाउन को कामयाबी के साथ खोला जा सके। ज्यादा समय नहीं है, 15 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर भीतर सब कुछ खोल देना होगा। ऐसा नहीं है ये छोड़ा बहुत जो चरणबद्ध दिखाई पड़ रहा है, ये भी बहुत तेजी के साथ खुलेगा अब। और अगर तेजी के साथ नहीं खुला तो ये खोलना भी पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला। आज अखबारों में छपा है आंकड़ा, हम सब लोगों को पता होगा। लेकिन इस साल अप्रैल में उसकी केवल 300 करोड़ की आमदनी हुई, यानी 3,200 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो गया। यानी ये गरीब मजदूर से लेकर केंद्र सरकार तक और दूसरी सरकारों तक सभी का आर्थिक भट्टा बैठ गया है और तेजी के साथ बैठता जा रहा है। और अगर लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी हम लोगों ने नहीं खोला तो कोरोना से जितने लोग मरे हैं, जितने लोग मरने के अंदेशा था, उससे कई गुना लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे या दूसरे कारणों से मरना शुरू हो जाएंगे। हमें इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। वो दरअसल उनका वक्तव्य जो है वो एक तरह का गेम चेंजर है। उस वक्तव्य के इर्द गिर्द अगर हम सोचेंगे तो हम लोग लॉकडाउन को जल्दी से जल्दी खोलने की तरफ ले जाएंगे। जी ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा में आगे ये भी रहेगा कि लॉकडाउन और वैसे भी खुला है आज से और धीरे धीरे वो खुलेगा, लेकिन साथ में ये समस्या भी रहेगी कि आज यही आंकड़े हमने देखे कि पिछले 24 घंटों में नंबर फिर तेजी के साथ बढ़े हैं, तो वो चैलेंज तो साथ में आएगा, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा लाइटर बना देता हूं 2-3-4 मिनट के लिए माहौल को, और यहां पर उर्वशी जी के पास फिर जाना चाहूंगा। उर्वशी जी, क्योंकि आप सामाजिक विश्लेषक हैं, समाज की जो सोच है उसको अच्छी तरह समझती हैं, आज लॉकडाउन में जैसे ढील मिली तो वाइन
शॉप्स या शराब की दुकानें भी खुली और हमने देखा कि उसके सामने कई कई जगह तो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। तो ये किस चीज को दिखाता है? इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी और हम वो लेंगे। अब ये भी बात सही है कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्सेज है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और ये भी एक सिन प्रोडक्ट होते हुए भी तमाम तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कैसे देखें इसको? विपिन भट्ट जी, हम तो सबसे बड़ी बात यह कि जैसे आपने कहा हम कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे लिए आज यहाँ आना खुद अपने आप एक बड़ा एक कौतूहल का विषय था, क्योंकि हम बाकी के पैनलिस्ट को सुनना चाहते थे। अब आपको छोटी सी बात बताएं, हमारे पास आज एक स्कूल के छोटे चपरासी का फोन आया। जैसे हम इन लोगों से टच में रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, मदद वगैरह करते रहते हैं। तो उसने क्या कहा, मैम आपने 1 महीने से फोन नहीं किया, आज मैं कितना खुश हूँ, शराब लेके आया हूँ, अब मैं बीवी बच्चों को दुखी नहीं करूंगा। तो लोग जो कहते हैं ना घरेलू हिंसा बढ़ रही है, आज मेरे घर में बड़ी शांति होगी, तो उस समय हमें शायद ग्लास आधा भरा भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी वो नजर आया, जबकि जब से ये शराब खुलने की न्यूज आई है हम खुद भी काफी डिस्टर्ब थे और ऐसा ही माहौल जहां भी डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों हुआ। लेकिन उसके एक रिएक्शन, एक छोटा सा बेपढ़ा आदमी, और आज हमने न्यूज में देखा जब लोग बाहर खड़े हुए थे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे थे, लेकिन उनके जो मुंह थे वो प्रॉपरली कवर्ड थे। और जब मीडिया के लोग उनसे जाके बाइट पूछ रहे थे कि आप कितने बजे से आए या किसने ले रहे हैं, या तो वो बड़े बेधड़क होकर जवाब दे रहे थे, क्योंकि देयर वाज नो वे दे कुड बी आइडेंटिफाइड। उनके दोस्त बैठे थे, वो उनके लिए खरीद रहे थे। किसी और ने सजेशन दिया, जैसे अभी हमने कहा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये समझते हैं जब हम किसी कैंप में होते हैं तो शायद हमारे पास खाली कैंप के लोग फोन करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। पर जब हमारा कोई कैंप नहीं होता तो हमारे पास सब लोग फोन करते हैं। किसी ने ये सजेशन दिया कि वो लोग जो दुकानों के बाहर लाइन में खड़े हैं उनके फिंगर पे इंक लगा देनी चाहिए, वही इंक जो इलेक्शन के टाइम पर होती है, जिससे अगर ये लोग गवर्नमेंट का राशन क्लेम करें तो उस समय इनको दबोच ले कि तुम्हारे पास शराब के लिए पैसे हैं। पर फिर बात तो घूम फिर के वही आती है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, लॉकडाउन है, किसी की इनकम नहीं है, उन्हीं लोगों के अंदर से इनकम लेके गवर्नमेंट अपनी इनकम बनाएगी। मतलब आप देखिए ना, ये तो विशेष सर्किल हो गया, अंडा पहले आया या मुर्गी। जी ठीक है, भैंस तो बड़ी या यहाँ पर तो जफर साहब और राजपूत साहब दोनों से सवाल बनेगा। तो राजपूत साहब, पहले इस बार मैं आपसे लेता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो शराब की दुकानें हैं उनको खोलने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? मानता हूं कि स्टेट के रेवेन्यू या बड़े पैमाने पे जो रेवेन्यूज है वो वहां से आते हैं, लेकिन रेवेन्यू अपनी जगह, और इस समय पैसों की जरूरत भी है सरकारों को, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक बड़ी समस्या भी बन गई है, और शराब के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये हम सब भी जानते हैं। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है। पहली चीज तो मैं उर्वशी जी से 100% सहमत हूं, बिल्कुल ठीक कह रही थी ये। और इसी लाइटर वे में जैसे आपने कहा, तो मैं ये कह दूं कि आज की डेट में जिस तरीके से लाइटर वे में है, कोरोना वॉरियर कहा जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शराब पीने वालों को कहीं इकोनॉमिक वॉरियर तो नहीं कहा जाएगा। देखिए, आज ये लाइटर वे में था। अब एक सबसे बड़ी बात, समस्या जो सबसे बड़ी है, अगर आप इस चीज को देखें कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन अपनी पूरी तरीके से जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में किसी चीज को बेचने में जो कानूनी रूप से वैध है करता है तो करे, और अगर नहीं कर सकता है तो उसे रोक देना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। रेवेन्यू का लॉस तो पिछले 1 महीने से हो रहा है। आप चाहे उद्योगपतियों के दबाव में हो और चाहे आप जनता के दबाव में हो, जो भी चीज इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के किए हुए फायदे का नाश कर रही है उससे दूर होना चाहिए। क्योंकि इतने दिन का लॉकडाउन पूरी जनता ने, सही कहा अभय दुबे जी ने, पूरी जनता ने पूरे मनोयोग से किया, और एक दिन में ये शराब की दुकानों पे इस तरीके की भीड़ अगर हम नहीं रोक सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इसको रोक देना पड़ेगा। और या फिर इन्हें आप 24 घंटे खोल दीजिए ताकि लोगों को यह समस्या खत्म हो जाए कि रात में 2 बजे जाकर के ले ले। जैसे लखनऊ में सीएनजी स्टेशंस की बहुत कमी है, तो जिनके पास सीएनजी गाड़ियां हैं वो रात में 2 बजे जाकर के लाइन लगा करके अपनी गाड़ी टंकी को फुल करा लेते हैं। तो मेरा यह कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है, जो सरकार के प्रदत्त नियम है, उनको लेकर के कोई भी ढील नहीं दी जानी चाहिए। इस्लाम साहब, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक मौका था शायद सरकारों के पास भी और सरकार के पास भी कि चाहे वो शराब हो, पान, बीड़ी, गुटखा जैसी चीजें हो, जिसके लिए अक्सर जिसे समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, इतना बड़ा गैप आ ही गया था, लोगों की आदतें शायद छूट ही जाती, तो ये रोका जा सकता था। इसको थोड़े दिन और रोका जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, जिस तरह की आज भीड़ हमने देख ली।
देखिए विपिन भाई, मैं इस बात को बहुत दिल से बोलूंगा और बिल्कुल सच्चाई से बोलूंगा, मुझे और टूक होकर बोलूंगा कि जो आज मैंने भीड़ देखी उससे बहुत निराश हुआ मैं। इस वजह से निराश हुआ कि एक तरफ देखिए कई हमारे देश जो है उसमें कई गरीब लोग भी हैं, बहुत कंपैशनेट सोसाइटी है, इसलिए हमें पूरी तरह से मालूम है कि कोई भूखा नहीं मरता है, इसलिए कि लोग कहीं ना कहीं से घर से निकल के, उर्वशी जी जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो घर से निकल के एक दूसरे को राहत पहुंचाने का काम करते हैं और आप उनके बारे में जानते भी नहीं, लेकिन उसी वजह से समाज में सभी लोग खुश रह पाते हैं, सभी का पेट भर पाता है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि देखिए आज जब इतनी लंबी लाइन देखी तो मुझे लगा कि शायद जो ग्रोसरीज के शॉप थे उसमें भी इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितनी लंबी आज लाइन थी। तो इससे इस बात को दो ही बात मैं कह पाऊंगा कि जो प्रधानमंत्री ने जो सही समय पे सही फैसले लिए, जिसकी इतनी प्रशंसा हुई, क्या उससे उस बारे में क्या ये लोग इतने इनसेंसिटिव हैं जो बाहर निकल के इतनी लंबी लाइन लेके, ऐसा नहीं कि कोई दवा खरीद रहे थे या कोई ऐसी चीज थी जिसके बिना आप मर जाते, ऐसी चीज खरीद थे जो आपके इंटरटेनमेंट की सामग्री थी, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई राहत नहीं बल्कि एक आपके एंटरटेन करने का अपने आप के थे। तो शायद थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए था आज के दिन, जब आप देख रहे हैं कि देश किस समस्या से गुजर रहा है और उसके बाद भी लाइन में खड़े होकर 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक 1-1 किलोमीटर की लाइन लगा के आप शराब खरीद रहे हैं। मैं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए कई इकोनॉमी के डिबेट में मैं गया हूं कई बार दूसरे अलग अलग चैनलों पे, और उसमें कई बार ऐसे हुए कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, मिनिस्टर आए, कंसर्न रेवेन्यू मिनिस्टर उस पर रहे, और सब ने एक बार यही कहा कि स्टेट का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू 15-20% इस शराब के बेचने से आता है, इसलिए हमें जरूरी है कि इसको खोल देना चाहिए। तो सरकार ने बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बना के रखा, लेकिन तब भी सरकार ने, मोदी जी ने शुरू में दो बार लॉकडाउन में परमिशन नहीं दी, तीसरे बार में एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परमिशन दिया और भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है कि वो उनको डिसाइड करना है कि किनको देना है अप्रूवल, किनको नहीं देना है, और देना भी है तो किस तरह से एहतियात बरतना है। आज ये देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जब दिल्ली में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, वो देख के बहुत निराश हुआ। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत कहना चाहते हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन अभय साहब भी कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे। जी अभय जी, क्विकली सर 5 सेकंड दे दीजिए मुझे बस। देखिए ये जो शराब की दुकानों के सामने लाइन लगी है, शराब की दुकानों के सामने लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर चर्चा, इस पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मानवीय आवश्यकता है। हम लोग बेकार में उसको नैतिक और अनैतिक के तराजू के ऊपर न तौलें। अगर ये मानवीय आवश्यकता नहीं होती तो सरकार इस व्यवसाय में क्यों होती? सबसे ज्यादा बड़ी शराब की विक्रेता तो सरकार है, और सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर उससे राजस्व मिलता है, उस राजस्व से हम सब लोगों की सेवा होती है बड़े पैमाने पर। तो ये एक पूरा चक्र है। देखिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप, समय आ गया है कि हम लॉकडाउन का एक प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करें। इसी तरीके से लॉकडाउन उठाने का भी एक लाभ हानि विश्लेषण हम लोगों को करना होगा, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मीडिया समीक्षक और सामाजिक समीक्षक और राजनीतिक समीक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे। और यह काम हमें किसी नेता की प्रशंसा या किसी नेता की निंदा या किसी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी के विरोध में फंसे बिना निष्पक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से करना चाहिए कि लॉकडाउन जिस तरह किया गया उसके हमें क्या फायदे नुकसान हुए, और करने के जो दूसरे तरीके हो सकते थे अगर वैसे किया जाता तो उसके क्या फायदे नुकसान होते, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में हमें इससे सबक हासिल हो सके। ठीक है, विनोद शर्मा जी आपकी टिप्पणी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे इसके ऊपर। हाँ जी, वाइन वाली बात पर। पहले तो जैसा आपने बताया कि बहस पहले बीच में बड़ी गर्म हो गई थी और उद्योगपति नॉर्मल की तरह हमको चुपचाप बैठकर हम केवल देख रहे थे ये लोग आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं। लाइटर वेन पे अगर मैं कहूँ तो ये जो शराब की जो दुकानों पे लाइन लगी है, इसमें मेरे कुछ उद्योगपति साथी भी होंगे या उनके कुछ कर्मचारी भी होंगे, और वो शायद जो, अगर आप आज जो भी ओपनिंग के लिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो वेबसाइट्स खुल रहे हैं और जो एफिडेविट हमसे मांगा जा रहा है, शायद उसको समझने में उनकी मदद करेगी जो ये लाइन में लगकर शराब ले रहे हैं। पर अब सीरियस पहलू पे अगर मैं आऊं, सब तो हम बात ये कर रहे थे कि हमको ये वापस लॉकडाउन 3.0 जब खोलना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे ख्याल से 3.0 के आते ही हम कुछ हिस्सों में बंट गए हैं। इससे पहले हम सब मिलकर काम कर रहे थे भारतवासी होने के नाते। तो मेरा सुझाव इसमें यह है कि सर, अगर आप देखेंगे जो पीएम साहब कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, सीएम साहब भी ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जब तक वो डीएम साहब के पास पहुंच रही है उसमें इतना फेरबदल हो जा रहा है। अगर आप वो एफिडेविट पढ़ेंगे जो कई उद्योगपतियों को आज साइन करके देना पड़ रहा है अपनी दुकान खोलने के लिए, अपनी फैक्ट्री वापस चलाने के लिए, कई जगह पे वो फंक्शनल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं।
30 साल पहले हमने अपनी फैक्ट्री को फंक्शन कराया, वो सर्टिफिकेट की कॉपी मांग रहे हैं आज। तो जो हमारी फैक्ट्री थी वो केवल 6 हफ्ते के लिए बंद की गई है, उसको हम चलाना चाहते हैं। वो लोग हमारे लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप इसको इतना कड़ा कर देंगे, उसकी उतनी कीमत बढ़ा देंगे, फॉर एग्जाम्पल 4,500 रुपए का वो एक RT-PCR टेस्ट है, आप चाहते हैं कि 5% या लगभग 10 लोगों को, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या साइज है, कम से कम टेस्टिंग की जाए। साहब ये ESI वाले लोग हैं, हम 30 साल से इनका ESI का पैसा दे रहे हैं और ये लोग भी इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये टेस्ट ESI में क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों एक उद्योगपति के ऊपर ही आप इसको भी लेकर आना चाहते हैं? सो हमारा ये कहना है कि इस समय मिलकर एक छोटा सा इंटरैक्टिव सेल बनाया जाए, हर DM हर DIC के लेवल पर 2-4 उद्योगपतियों को उसमें रखा जाए, ताकि डेली बेसिस पर हम लोगों को जो तकलीफें आ रही हैं अपनी फैक्ट्री चलाने में, हमारे कर्मचारियों को जो तकलीफ आ रही है वहां तक पहुंचने में, हम रोजाना उनसे बात कर सकें और रोज उसका रुझान निकाल सकें। ठीक है, आई होप यहाँ पर राजपूत साहब और इस्लाम साहब दोनों ने आपकी बात नोट की होगी। इस बीच काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं आलोक जी। विपिन जी, हाँ विपिन जी, देखिए मैं कह रहा था ये स्वास्थ्य, ये जो आपने सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लोगों के लिए खाने का सामान और उनके लिए अस्पतालों का इंतजाम। देखिए यदि मजदूर कहीं भी जाएं या यहाँ पर रहें, उनके लिए ये शराब वाली बात तो ठीक है, उसके तो एक अलग मुद्दा है, और जिसमें ये सही है कि यदि उसको सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए, वरना गुजरात और बिहार 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ बाकायदा मद्य निषेध लागू है। आप यदि 15 दिन और बढ़ जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, इंस्टेड ऑफ कि अभी तुरंत पैसा चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, मैं सब पार्टियों के लोग शामिल हैं उसमें, ऐसा नहीं है मेरी जो राजपूत साहब वरना कहेंगे कांग्रेस वालों कह रहे हैं, उनको तो याद होगा डायरियाँ चीफ मिनिस्टर्स की निकली है जिसमें शराब के बड़े जो मालिक हैं वही पैसा देते थे। तो इसलिए उस विवाद में मैं नहीं जाता राजनीति में। और गुजरात में भी ऐसे ही है, जो खुद वहाँ प्रोहिबिशन होते हुए कई ऐसे नेता रहे हैं जो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट का पूरा ठेका वो ले लेते थे अवैध रूप से। तो अवैध शराब न बिके, लोगों के लिए जो पैसा हर पार्टी जो दे सकती है। अब PM केयर पर भी लोगों ने आपत्ति कर दी, भाई प्रधानमंत्री कोष है उसके नाम पर चाहे दे दीजिए, लेकिन यदि संयुक्त रूप से चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, सब राज्यों में केंद्र और राज्य मिलकर के हेल्थ की सुविधाएं को जुटाएं। जो मजदूर गांव में जाएगा वहां प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी उतने सक्षम नहीं है जब उनको कोई हालत खराब होगी। और दिल्ली में उनकी जरूरत नहीं, मुंबई में जरूरत है, दूसरे छोटे जगह जरूरत है, फरीदाबाद में जरूरत है, वो लोग वहीं काम कर सकेंगे तो उनकी रुचि, क्योंकि वो जाके फिर 10 दिन बाद उनको आना है, क्या फिर उनको ट्रेन से लाएंगे? ये ठीक है, ये भी हो सकता है वो 3 महीने रुक जाएं, जैसा अभी कहा गया दिवाली तक। मैं जानता हूँ दिल्ली में हमारे यहाँ जो रिक्शा वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो जाते हैं और 3 महीने बाद वापस आते हैं, तो उसके बाद उनको वहां भी दर्द होगा और यहाँ भी दर्द होगा। इसलिए एक मिलजुल करके प्रयास होना चाहिए। मेरी आपत्ति यह है कि इसको राजनीति, मेरा पहला सेंटेंस यही था और आज भी यही है कि आप हेल्थ की सुविधा दिलाएं उनके मजदूरों को। वहां पर रेल से ज्यादा जरूरी है कि उनको वहां जाके अस्पताल में कैसे पहुंचेगा, वहां क्या करेगा? आप ले भी जाएंगे तो टिकट नहीं, आप उनको हवाई ले जाए, वहां सुविधा नहीं होगी तो वो फिर मरने लगेगा। वो चाहे टीबी से मर रहा होगा, लेकिन तब आप कहेंगे उनको मर गए इतने लोग आकर के मजदूर। सुविधा नहीं है, कोई सरकार होगी, नहीं ठीक सरकार होगी, सुविधा हमारे गांव में नहीं है, समाप्त हो रहा है, तो सुविधा इटली में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। आपके सवाल से ही आगे उठा के सवाल में जफर साहब के पास ले जाना चाहूंगा। जफर साहब देखिए, अब तक तो हम लॉकडाउन में थे तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी स्थिति में थे, और असली चैलेंज, राजपूत जी आपके पास भी आऊंगा, असली चैलेंज अब शुरू होने जा रहा है जब लॉकडाउन खुल रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के नंबर्स भी हैं जो अभी उतने कम नहीं है जितनी हमारी कोशिश थी, और शायद हमको पूरी तरह से उसके बारे में पता भी नहीं है, और वो बड़े भी हैं। तो लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम अपने कामकाज पर लौटेंगे और तमाम चीजों को सुचारू रूप से चलाएंगे, और दूसरी तरफ जो जंग है कोरोना के खिलाफ, उसके साथ बैलेंस कैसे बैठेगा सर, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, सरकार इस पर जाहिर है बहुत सारे सुझाव आए हैं, सबकी समीक्षा की जा रही है। इस पर पूरे तौर से सरकार ध्यान दे रही है कि एक तो डिसिप्लिन जो है सारे लोगों का चेंज हो, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, जो एक रहने सहने का तरीका भी चेंज होगा, इसलिए कि बहुत सारे ऑफिसेज हों, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने के लिए पूरे 100% भी परमिशन मिल जाए, उसके बाद भी बहुत सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत होगी। साथ साथ सरकार ऐसी जरूर स्कीम लेकर आएगी ताकि इमीडिएटली जो इतना बड़ा लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, जाहिर है सभी उद्योगपति भी बैठ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, सभी लोगों को इसकी हानि हुई है, उसके लिए कुछ ऐसा जरूर स्कीम लेकर आएगी जितनी चादर उसके उसमें विद इन दैट उस चादर के अंदर रहते हुए
जितने समय सरकार के पास राहत पहुंचाने की कोशिश होगी वो करेगी, और उससे जाहिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आएगी और जो इसकी लॉस जो है उसकी भरपाई भी होगी। ठीक है राजपूत साहब, 30 सेकंड्स, टाइम खत्म हो गया लेकिन 30 सेकंड। हाँ, हमारा तो टाइम खत्म करना ही है आपको सर। नहीं सर, फिर आपने गलत बात कर दी है। चलिए बोलिए। नंबर एक तो जी सर अरे कुछ तो लाइटर वे में ले लिया कीजिए भट्ट साहब। सर लाइटर वे में तो 20 मिनट बात कर ली। कहना चाह रहा हूँ उद्योगपतियों के बारे जी लाइटर वे में ही लीजिएगा उस बात को जो मैंने आपसे कहा। तो 2-3 बातें गंभीर कहना चाह रहा हूं कि नंबर 1, हर जगह पर जो स्वास्थ्य है, चाहे वो निजी चिकित्सक हो चाहे निजी चिकित्सालय हैं, वो सब आपको खोलने पड़ेंगे। आप उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा राहत का पैकेज कम से कम 5 से 10% जीडीपी का आपको देना पड़ेगा और वो कैश देना पड़ेगा। आपको स्टेट को बोरोइंग्स जो है आरबीआई से 0% बोरोइंग देनी पड़ेंगी। और उसके अलावा जो हम बात नहीं कर रहे हैं विपिन भट्ट साहब, इस समय हमें दुख होता है कि हम अपने मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, जो ना तो मजदूर हैं और ना किसान हैं। वो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आपके टीवी चैनल के कैमरामैन हैं, जो किसी मेडिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब सीकर्स हैं, कोई जोमेटो का सप्लायर है, तो इनके पास कोई कार्ड नहीं है। तो इन सब लोगों की बिजली के बिल से लेकर के तमाम चीजों में कम से कम अगर हम 50% की कट करेंगे, तब जाकर के ये लोग बेचारे कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। 40% का वर्ग है ये। जी बहुत सारे चैलेंज होंगे, क्योंकि अब हम वापस ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरफ जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, कोरोना, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते, वो बीमारी अभी भी वहीं मौजूद है और अब हम उसके बीच में जाके काम करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा फ्रंट हमारे साथ खुलने वाला है। और साथ में जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.25 महीने से जो कामकाज बंद है, उस दौरान जो आर्थिक गतिविधियां पीछे गई हैं, उनको निपटाना होगा। और साथ में जो इतनी बड़ी चर्चा हुई है, चाहे वो सामाजिक रीजन हो, लोगों को इधर से उधर पहुंचाना हो, शराब, ये वो तमाम बातें, वो सब भी हमारे सामने आएंगी। और रही बात ये कि सामना कैसे होगा, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं और सबसे ऊपर हम जो इस देश के नागरिक हैं, इन तीनों को ही साथ में काम करना पड़ेगा। बात थोड़ी सुनने में बहुत ही ऐसी लग रही है कि बड़ी आदर्शवादी बात है, लेकिन ये जब तक तीनों साथ नहीं आएंगे, हम लोग अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे और सरकार बिल्कुल उस तह तक जाके नहीं देखेगी कि क्या जरूरी है और राजनीति से हम सब बचेंगे, तो शायद हम इस जंग को अच्छी तरह से जीत पाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।